हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की। और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 की शब्द समस्याओं की वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2 की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए। जब भी हमें द्विघात समीकरण पढ़नी होती हैं तो हमें यहाँ केवल एक चर में ही समीकरणें चाहिए होती है, हम यहाँ 2 चर नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ ढूंढना होगा कि हम यहाँ लंबाई माने या चौड़ाई माने। आप देखेंगे यहाँ हमें दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। तो यदि हमें चौड़ाई पता चल जाती है तो उसका 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ लेने पर हमें लंबाई का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान करके चलेंगे। माना जो प्रार्थना कक्ष यह ट्रस्ट बनाना चाहता है इसकी चौड़ाई x मीटर के बराबर है। माना कक्ष की चौड़ाई बराबर है x मीटर के, तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कक्ष की लंबाई बराबर होगी चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का मान है x के 2 गुने, तो 2 की गुणा यदि हम कर लेंगे तो 2x से 1 मीटर अधिक। अधिक का मतलब होता है हमें 1 जोड़ करके बताना है। तो हमारे पास लंबाई का मान आ जाता है 2x प्लस 1 मीटर। साथ ही हम निकाल करके रख लें यहाँ कक्ष का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि जब भी हमें 2 विमाएं दी गई हैं जहाँ हमें प्रार्थना कक्ष बनाना है तो इसका मतलब है यह जो कक्ष हमें बनाना है, जो रूम हमें बनाना है वह आयताकार रहा होगा और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो लंबाई का मान 2x प्लस 1 और चौड़ाई का मान x के बराबर है। यदि हम x की गुणा अंदर कर लेते हैं तो 2x की घात 2 प्लस x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह जो क्षेत्रफल हमें दिया गया है वह 300 वर्ग मीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कक्ष का क्षेत्रफल बराबर है 300 के और हमारे अकॉर्डिंग जो क्षेत्रफल है वह 2x की घात 2 प्लस x के बराबर है। तो इसीलिए हमने इन दोनों मानों को बराबर रख लिया है। यदि हम 300 को पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो -300 बराबर 0। अब हमें फिर से इन्हें हल करके बताना है। तो गुणनखंड विधि हम पढ़ चुके हैं, द्विघात समीकरणों को हल करने की उसी विधि का ही हम प्रयोग करेंगे। 300 की गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 600। 600 के ऐसे गुणनखंड हमें चाहिए जिनको घटाने पर हमें 1 मिल जाए। तो आप देखेंगे 600 के जो गुणनखंड होते हैं वह होते हैं 24 और 25। यदि आप 25 की गुणा 24 में करके देखेंगे तो आपको 600 ही मिलेगा। 25 का 100, 0 10 हम हासिल में ले लें, 25 दूनी 50 और 10 60। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड मिल जाते हैं 24 और 25। चूँकि हमें यह घटाने पर चाहिए है तो इसीलिए इन्हें विपरीत चिन्ह देने होंगे और हमें जो बीच वाला आंसर चाहिए है वह प्लस में चाहिए है। तो बड़ा वाला मान हम प्लस में रखेंगे और छोटा वाला मान हम माइनस में रखेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाता है हल करने पर प्लस में 25x माइनस में 24x। चाहे आप -24x को पहले लिख लें और प्लस के 25x को बाद में लिख लें तो भी कोई परेशानी नहीं है, फिर से आपको वही सॉल्यूशन मिलने वाला है। इन दोनों में से यदि आप कॉमन देखें तो हमें कॉमन मिल सकता है x, क्योंकि 2 तो यहाँ कॉमन नहीं है, 2 से 25 में भाग नहीं जा सकता है। तो x कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 2x प्लस 25। इसी तरीके से यदि आप यहाँ कॉमन देखेंगे तो यहाँ कॉमन आ सकते हैं 12, क्योंकि 12 दूनी 24, x ऐसे कैसे, माइनस हमने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेंगे प्लस। 12 से यदि हम 30 में भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, तो 25 बार यह चला जाएगा। यदि हम यहाँ से 24 कॉमन लेते तो फिर 24 से यह पूरा भाग नहीं जा रहा होता, हमें आंसर पॉइंट में मिलता। ये दोनों गुणनखंड फिर से कॉमन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 2x प्लस 25 कॉमन ले लेने पर यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब या तो पहले वाला मान 0 के बराबर होगा या दूसरे वाला मान। यदि पहले वाले मान को हम 0 के बराबर रखें तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस में 25/2। यदि हम दूसरे वाले मान को बराबर रखेंगे 0 के तो हमें मिलेगा x बराबर 12। तो यहाँ हमें 2 आंसर मिले हैं, लेकिन ये आंसर हमें माइनस में मिला है और ये जो x हमने माना है वह मानी है चौड़ाई और लंबाई के पदों में भी x आ रहा है। क्या कभी लंबाई और चौड़ाई का मान माइनस में हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो x का मान हमें मिला है इसे हम कहेंगे अमान्य। इसके लिए आप रीज़न भी लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि कक्ष की चौड़ाई का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमें x का जो आंसर मिलता है वह मिलता है 12। अब हमने जो x माना था उसके हिसाब से कक्ष की चौड़ाई और कक्ष की लंबाई को हम लिख करके बता दें। चौड़ाई बराबर हो जाएगी 12 मीटर, अतः कक्ष की चौड़ाई बराबर हो जाती है 12 मीटर, क्योंकि इसे हमने x माना था, और साथ ही कक्ष की लंबाई जिसे हमने माना था 2x + 1 बराबर हो जाएगा 2 गुणा x का मान 12 + 1, 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर। तो इस तरीके से यह जो कक्ष हमें बनाना था इसकी लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहे थे, तो लंबाई हमें मिल जाती है 25 मीटर और चौड़ाई हमें मिल जाती है 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 के बराबर हो। हमें यहाँ योग और गुणनफल दिए गए हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल ये होने वाला है। जब भी हमें दो संख्याओं का योग दिया गया है, हम एक संख्या को मान लें और दूसरी को निकालने के लिए उसे योग में से घटा करके बता दें। तो ऐसा ही हमें कर लेना है। माना पहली संख्या बराबर है x के और दूसरी संख्या अपने आप बराबर हो जाएगी 27 - x के। हमने यह कहाँ से निकाला है? क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योग 27 के बराबर है। जैसे कि हम जानते हैं, मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये हैं, यदि मैं 40 रुपये किसी को दे दूं तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? तो आप जवाब देंगे 60 रुपये। ये आपने कैसे पता किया? क्योंकि हमें पता है हमारे पास कुल मिलाकर के 100 रुपये थे, हमने कितना बाहर निकाल दिया? 40 बाहर निकाल दिया। तो यदि हम उस मान को टोटल में से बाहर निकाल दें तो हमें दूसरा वाला भाग भी पता चल जाता है। साथ ही हम निकाल लें दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दूसरे पार्ट में गुणनफल भी दिया गया है, तो गुणनफल निकालने के लिए दोनों की गुणा कर लें। गुणा करने पर 27x - x²। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है गुणनफल 182 है, तो इस गुणनफल को जो हमें मिला है 27x - x², इसे हम बराबर रख लेंगे अपने क्वेश्चन में दिए गए गुणनफल के मान के बराबर। यदि हम x² को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएं तो यह धनात्मक हो जाएंगे। 27x प्लस में है, उस तरफ लेकर के जाएंगे -27x, और यह 182 तो पहले से यहाँ थे, तो प्लस में 182 बराबर 0। ये हो जाती है हमारे पास समीकरण। फिर से हमें 182 के ऐसे गुणनखंड ढूंढ करके बताने हैं जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए। तो हम गुणनखंड करके देख लेते हैं 182 के हमें गुणनखंड क्या मिलने वाले हैं। 2 से करेंगे, 2 × 18, 2 × 2। फिर से करेंगे, आप देखें 2 से तो यह कट नहीं सकता है, साथ ही यह मान 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इनका योगफल 3 से नहीं कट रहा है। साथ के साथ हम देख लेंगे 7 से, क्योंकि 7 से पहले ये किसी से नहीं कटेंगे। 7 से भाग करेंगे तो 7 × 7 2 बचेंगे, 7 × 21। उसके बाद यह 13 से जा सकता है, 13 × 13। तो हमें इनके गुणनखंड मिल जाते हैं 2, 7 और 13। हमें इन तीनों में से ही एक ऐसा युग्म बनाना है जिनको जोड़ने पर 27 मिल जाए। यदि हम यहाँ करते हैं 2 × 7 = 14 और 13, तो यदि हम 13, 14 को जोड़ करके देखेंगे तो हाँ हमें 27 मिल जाएंगे। तो हमें और कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमें पहली बार में अपना आंसर मिल गया है 14 और 13। इन्हें सॉल्व कर लें। हमें जोड़ने पर यह आंसर माइनस में चाहिए है, तो दोनों माइनस में रखेंगे। माइनस में 14x और माइनस में 13x, प्लस में 182 बराबर में 0। पहले वाले मानों से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x - 14 बचेगा। यहाँ 13 कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा x - 14 बराबर 0। x - 14 और x - 13 बराबर 0। यदि पहले मान को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 14, और यदि हम दूसरे वाले मान को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 13। इस तरीके से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब फर्स्ट केस बनता है जब हमारे पास x का मान 14 के बराबर है, तब जो दूसरी संख्या हमने मानी थी 27 - x, उसका मान निकालने के लिए 27 - 14, 17 से यहाँ 7 से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, यहाँ 2 से 1 घटा लेने पर 13। तो हमें दो संख्याएं मिल जाती हैं 14, 13।
एक आंसर हमें यह मिल जाता है। यदि हम x का मान 13 लेते हैं, अर्थात पहली संख्या का मान यदि 13 है, तब दूसरी संख्या का मान 27 माइनस x का मान हमें मिलेगा 27 माइनस 13, और घटाने पर यह हो जाते हैं 14। फिर से यदि हम इनको युग्म के रूप में लिखें तो हमें आंसर मिलेगा 13 14। तो चाहे हम आंसर को 13 14 लिखें या 14 13 लिखें, एक ही बात है, केवल संख्याएं आगे पीछे लिख दी गई हैं। तो ये हमें आंसर अलग अलग नहीं लिख के बताने हैं। हमारे लिए जो अभिष्ट हल होंगी, जो संख्याएं हमसे पूछी गई हैं, वह होंगी 13, 14। चाहे आप इसे 14, 13 लिख करके बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्रमागत सबसे मतलब होता है क्रम से पढ़ने वाले, लगातार पढ़ने वाले पूर्णांक, और हमें ऐसे दो क्रमांक देखने हैं। तो यदि हम एक को x मान लेते हैं तो दूसरा क्रमांक पूर्णांक हमें मिलेगा x + 1। तो हम यही मान करके चलेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे कहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यदि हम इनके वर्ग करें तो x का वर्ग और x + 1 का वर्ग, वर्गों का योग और हमें कर लेना है जिनके वर्गों का योग। सबसे पहले हमने इनका वर्ग किया, दोनों के ऊपर घात 2 लगा दी, और योग करने के लिए इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह मान हमें 365 के बराबर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। इन्हें हल कर लें, x की घात 2 ऐसे का ऐसा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर हम यदि लगाएं तो a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। तो जब आप इन्हें हल करेंगे आपको मिलेगा 2x बराबर में 365। x की घात 2 और x की घात 2 को जोड़ने पर 2x की घात 2, फिर x वाला पद 2x + 1, और यदि हम 365 का भी पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो -365 बराबर 0। 2x की घात 2 + 2x, 365 माइनस के हैं, एक प्लस में है, विपरीत चिन्ह है घटा लेने पर, और चिन्ह वह लिखेंगे जो संख्या बड़ी है। तो हमें यहाँ से मिलेगा 364 बराबर में 0। साथ ही आप देखें, पूरी समीकरण से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद x की घात 2 + x माइनस, यहाँ भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 है, और 2 दूनी 4 बराबर में 0। यह हो जाती है हमारे पास समीकरण। अब हमें यहाँ करना है 182 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर 1 हमें मिल जाए। तो यदि हम 182 के गुणनखंड करके देखें, ये काम आपको रफ कॉपी में करना है, रफ पेज पे करना है, जो भी हम गुणनखंडन ढूंढ के बताते हैं। तो 182 के गुणनखंडन करने के लिए पहले 2 से भाग करें, 2 × 9 = 18, 2 एकम 2। आप देख रहे हैं, अब यहाँ इस राशि में संख्या 1 आ रही है पीछे, इसका मतलब है यह 2 से तो नहीं कट सकता है। साथ ही 3 से चेक करें, 9 और 1 10, इनका योगफल 3 से नहीं कट रहा है, तो यह 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा है। अब हम कोशिश करके देखें क्या यह 7 से कट सकता है। 7 एकम 7, बचे 2, 7 × 21, 7 से यह पूरा जा रहा है, और 13 एक अभाज्य संख्या होती है जो केवल अपने आप से ही कट सकती है, इसीलिए 13 एकम 13। तो 182 के जो गुणनखंड हैं वह हमें मिले हैं 2 × 7 × 13। हमें यहाँ ऐसे युग्म बनाने हैं जिनको घटाने पर 1 बच जाए। आप देख रहे हैं 7 दूनी 14 और 1 13। यदि हम ये युग्म ले लेते हैं तो इनको घटाने पर हमें 1 मिल जाएगा। तो हम यही गुणनखंडन में लिखेंगे, प्लस में 14x माइनस में 13x। अब हमें कौन सा चिन्ह प्लस में लेना है, कौन सा माइनस में है, क्योंकि हमें यहाँ दिया था घटाने पर हमें 1 मिल जाए। घटाने का मतलब होता है एक चिन्ह प्लस में रखना है और एक चिन्ह माइनस में रखना है, लेकिन कौन सा प्लस में लेना है और कौन सा माइनस में लेना है। यदि आप बीच वाले का चिन्ह देखेंगे तो वह प्लस आ रहा है, तो इसीलिए जो बड़ी वाली राशि है उसे हमें प्लस में लिखना है और जो छोटी वाली राशि है उसे माइनस में लिख के बताना है। यदि यहाँ पर माइनस बच रहे होते तो फिर हम बड़ी वाली राशि को माइनस चिन्ह देते और छोटी वाली राशि को प्लस चिन्ह देते। तो यहाँ इस तरीके से हमने इनके गुणनखंडन किए हैं, बराबर में 182। पहले वाले दोनों मानों से x कॉमन ले लेने पर x + 14, यहाँ आप देख रहे हैं 13 कॉमन आ सकता है। 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, माइनस हम पहले कॉमन ले चुके हैं तो 13, यह बचेगा प्लस। 13 से 182 में भाग करें तो 13 एकम 13, यहाँ से हमें बच कर के मिल जाते हैं 5। क्या 13 के पहाड़े में 52 आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, 13 × 4 = 52 बराबर में 0। तो गुणनखंड करने पर x + 14
और यहाँ x माइनस 13 बराबर 0। यदि हम इस मान को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर -14, और यदि हम इस वाले मान को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ मिलेगा x बराबर 13। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि हमें जो पूर्णांक लेने हैं वह धनात्मक होने चाहिए, इसीलिए इस मान को तो हम कर देंगे अमान्य, क्योंकि यह मान जो हमें प्राप्त हुआ है यह ऋणात्मक मान है और हमें क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांकों को ही लेना है, इसीलिए हमारे पास पहला पूर्णांक आ जाता है x बराबर 13। अब हमने जो पूर्णांक माने थे वह माने थे x और x प्लस 1। जब x का मान 13 है तो x प्लस 1 का मान 13 और 1 14। इस तरीके से जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाते हैं वह होंगे 13 और 14। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले तो हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है। यदि हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। अब हमसे कहा है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि हमें इसका आधार पता चल जाए तो हम इसकी ऊंचाई भी निकाल करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ मान लें, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर के, तब क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है उसके अनुसार ऊंचाई का मान बराबर होगा इसके आधार से 7 कम, आधार से 7 कम यदि हम कर लें तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण का मान हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इन सारे मानों को चाहे तो आप चित्र पर लिख करके बता सकते हैं। यह x सेंटीमीटर है, यह x माइनस 7 सेंटीमीटर है और यह कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। अब इसी के साथ हम यह जानते हैं कि जब भी हमें कोई समकोण त्रिभुज दे दिया गया होता है तो वहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम x का मान ज्ञात करके बता सकें। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यही हमें यहाँ लगा लेना है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब कहें या ऊंचाई कहें एक ही बात है। कर्ण का मान कर्ण की जगह लगा लें, कर्ण का मान हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग, आधार का मान x और ऊंचाई का मान x माइनस 7 का वर्ग। इन्हें हल कर लें। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर में x की घात 2 ऐसे का ऐसा। यहाँ a माइनस बी होल घात 2 का यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a की घात 2 प्लस b की घात 2, 7 की घात 2 का मान होता है 49 माइनस 2ab 2 गुणा x गुणा 7। तो यहाँ हल करके मिलेगा 14x। इसी तरीके से हमें इसे आगे हल करें तो x की घात 2 और x की घात 2 को जोड़ने पर 2x की घात 2 प्लस 49 माइनस 14x, और यहाँ बराबर में 169 चल ही रहे हैं। इसे और आगे हल करने के लिए 2x की घात 2 माइनस में 14x प्लस में 49, और यदि हम 169 का भी पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो माइनस 169 बराबर 0। 2x की घात 2 माइनस 14x, 169 में से यदि हम 49 घटा लेते हैं तो हमें मिलेगा 120 बराबर में 0। यहाँ मैंने चिन्ह माइनस का लिखा है क्योंकि माइनस वाली राशि बड़ी है। साथ ही आप देख रहे हैं पूरी समीकरण से 2 कॉमन ले सकते हैं। यदि 2 कॉमन निकाल देते हैं तो हमें समीकरण मिलेगी x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। और फिर से हमें 60 के ऐसे गुणनखंड ढूंढ करके बताने हैं जिनको घटाने पर 7 आ जाए। 60 के गुणनखंड होते हैं 12 पंजे 60, और यदि हम 12 से 5 भी घटा करके देखें तो हमें 7 मिल जाएंगे। तो फिर से हम गुणनखंडन लिख लें, माइनस में 12x प्लस में 5x। अब क्योंकि हमें आंसर बीच वाला माइनस में चाहिए था इसलिए बड़ी वाली राशि को हमने माइनस में लिखा है और दूसरी वाली राशि को प्लस में लिखा है। इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लेने के बाद x माइनस 5 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 होते हैं। x माइनस 12, अब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिल गया है तो x प्लस 5 बराबर 0। जब हम x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे और जब x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 12 या x बराबर -5।
लेकिन आप देख रहे हैं यह वाला जो मान है वह अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ x का मान माइनस में आ रहा है और यहाँ जो हमने x माना है वह उसका आधार माना है। इसका मतलब है एक प्रकार की हमने इसे लंबाई और चौड़ाई मानी है, क्योंकि यह एक भुजा को इंगित कर रहे हैं और कभी भी एक त्रिभुज की भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसीलिए इस मान को हम यहीं छोड़ देंगे, हमें जो x का मान ले लेना है वह 12 होगा। तो इस तरीके से हमें जो अपने आंसर मिलेंगे, अतः आधार बराबर, आधार हमने माना था x और x का मान है 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ऊंचाई का मान, ऊंचाई हमने मानी थी x - 7, x का मान हमें 12 मिला है, तो 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाते हैं हमारे आंसर आधार और ऊंचाई के लिए जो हमसे पूछ रहे थे। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत ₹90 थी तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन को, प्रत्येक नग का मतलब है एक बर्तन को बनाने में कितनी लागत आ रही है, यह ज्ञात करके बताना है। कुटीर उद्योग का मतलब है जहाँ कुछ काम किया जाता है, छोटे उद्योग जैसे हम लगा देते हैं उस तरीके से वहाँ उस कुटीर उद्योग में बर्तन बनाने का काम किया जाता है। तो हमसे जो पूछा गया है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, इनमें से ही हमें कुछ मानना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं इस लाइन में कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि हमें पता चल जाए उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तब उसके 2 गुने में 3 जोड़ लेने से हमें पता चल जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत का। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को। सॉल्यूशन हम यहाँ मान लेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर है x के। तब यदि हम प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत निकाल करके बताएं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर होगी, फिर से हम पढ़ें, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर होगी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि हम 3 जोड़ दें तो यहाँ हमें पता चल जाता है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब हमें साथ में दिया गया है कि कुल निर्माण लागत ₹90 थी। जब हमने इतने बर्तन बनाए, एक बर्तन बनाने में इतने रुपए लग रहे हैं, तो कुल कितने रुपए लगे? यदि हम इनकी दोनों की गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कुल निर्माण लागत। तो कुल निर्माण लागत निकालने के लिए हम उस दिन कितने बर्तन बनाए और एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं उनकी गुणा कर लें। इनकी गुणा करेंगे 2x² + 3x। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार यह जो निर्माण लागत है वह हमें ₹90 के बराबर दी गई है। तो 2x² + 3x, 90 का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर लेते हैं तो -90 बराबर 0। यह हो जाती है हमारे पास समीकरण। फिर से इसे हल करने के लिए 90 की गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 180। 180 के ऐसे गुणनखंड हमें ढूंढने हैं जिनको घटाने पर 3 मिल जाए। तो आप इनके गुणनखंड पाएंगे 15 और 12। यदि हम इन दोनों की गुणा करके देखें तो हमें 180 मिलेगा और 15 में से 12 यदि हम घटाएंगे तो हमें 3x भी मिल जाएगा। तो इसलिए इसके गुणनखंडन भी हम लिखेंगे 2x² + 15x - 12x -90 बराबर 0। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण को, आप चाहें तो फिर से लिख लें, 2x² + 3x -90 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण थी। 90 दूनी 180 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर 3 मिल जाए, 15 और 12, प्लस में 15x माइनस में 12x और माइनस में 90 बराबर 0। इन दोनों मानों से आप देख रहे हैं केवल x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ हमें मिलेगा 2x + 15। साथ ही यहाँ क्या कॉमन हम ले सकते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ आप 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12x
माइनस माइनस प्लस, 6 का भाग यदि हम यहाँ करेंगे तो 6 एकम 6, 3 बच जाएंगे, 6 पंजे 30 बराबर में 0। यह दोनों मान बिल्कुल बराबर आए हैं, इसका मतलब है हमने गुणनखंडन भी ठीक ही किए हैं। तो 2x + 15 x - 6 बराबर में 0। यदि हम पहले वाले गुणनखंडन को 0 के बराबर रखें और यहाँ दूसरे वाले गुणनखंडन को 0 के बराबर रखें, क्योंकि जब भी दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो पहले वाला गुणनखंड 0 होगा या दूसरे वाला गुणनखंड 0 होगा। इसे हल करने पर हमें मिलेगा x बराबर -15/2 और यहाँ हमें मिलेगा x बराबर 6। अब यहाँ जो हमने x माना है वह क्या माना है, आप देख रहे हैं यहाँ हमने x माना है निर्मित बर्तनों की संख्या। क्या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है? क्या हम कह सकते हैं कि हमने -3 बर्तन बनाए हैं, हमने -10 बर्तन बनाए हैं? तो ऐसा कभी संभव नहीं है, इसलिए इस मान को हम कर देंगे अमान्य, और हमारे पास x का जो मान होगा वह होगा x बराबर 6। क्योंकि यहाँ हम लिख करके बता सकते हैं हमने इसे अमान्य क्यों किया है, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ हमें मिल जाता है, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x का मान 6 और साथ ही प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने मानी थी 2x + 3। यदि हम x की जगह x का मान लगा लेते हैं, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपये, तो यहाँ हमें मिल जाता है निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 15 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है पूरा। और अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।